नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स। आज मैं बात करूंगी वर्गो लग्न, कन्या लग्न के बारे में। उनका सितंबर का मंथ क्या कह रहा है, डायनेमिक्स ट्रांजिशन ऑफ प्लैनेट्स इस मंथ के लिए आपके लिए। तो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि कभी भी आप मंथली ट्रांजिट्स देखें तो ये पहले देख लें कि आपका महादशा अंतर या प्रत्यंतर किन प्लैनेट्स की चल रही है। आप उन्हीं प्लैनेट्स के बारे में जानने की, समझने की कोशिश करिए उस मंथ में। और जो बड़े प्लैनेट्स होते हैं, सैटर्न, जुपिटर, राहु, केतु, इनके बारे में। इसके अलावा आपको बहुत कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद अब हम शुरुआत करते हैं इस मंथ के ट्रांजिशन के बारे में, आपके ये क्या कहता है। तो पहले शनि की से शुरुआत करेंगे। शनि फिलहाल वक्री है, रेट्रोग्रेड है। सैटर्न एक्वेरियस कुंभ राशि में, कुंभ राशि पड़ती है आपके छठे घर में। तो शनि की मकर राशि कैप्रिकॉन आती है फिफ्थ हाउस, पंचम भाव में। और कुंभ राशि जो कि आपकी एक्वेरियस साइन है, वहाँ पे शनि बैठा है वक्री होकर रेट्रोग्रेड, वो आती है छठे भाव में, सिक्स्थ हाउस में। तो वो क्या कह रहा है, अगले 2.5 साल के लिए या जो भी टाइम पीरियड निकल गया है, बचा हुआ जो टाइम पीरियड है शनि के लिए, ये बताता है कि एक तो ये शतभिषा नक्षत्र में, राहु के नक्षत्र में, ये अच्छा नक्षत्र है क्योंकि राहु भी कुंभ राशि में उच्च का होता है, अच्छा होता है, पॉजिटिव होता है। ये उसका खुद का घर है। और शनि का भी ये अपना खुद की ही राशि है। तो इसलिए दोनों ही यहाँ पे बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं। और आप ये समझ लीजिए राहु शनि की ही तरीके बिहेव करता है यहाँ पर। तो क्या होगा इसमें, पहली बात तो कि छठा घर होता है आपकी सर्विस का, छठा घर होता है आपके रोग का, आपके डिजीजेस का, एनिमीज का। तो जब शनि यहाँ पे बैठेगा और वो भी अपनी ही राशि में, तो पहले तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग बना देगा, आपको बहुत ही प्रैक्टिकल और सर्विस ओरिएंटेड बना देगा। मतलब आप जो भी कार्य करते हो अपने जीवन में, उसकी तरफ इतने ज़्यादा सीरियस हो जाओगे कि मतलब शायद आप धीमे धीमे बहुत ही प्रैक्टिकल, और ये आपको हेल्प करेगा एक अच्छी सर्विस, एक अच्छे पोजीशन पे जाने के लिए। फिर उसके बाद उसकी जो तीसरी दृष्टि है वो आठवें घर पे पड़ेगी। तो उसकी जो तीसरी दृष्टि है वो आठवें घर पे पड़ेगी। तो वो ये बताती है कि आठवां घर होता है आपकी इनहेरिटेंस का। अगर आप रिसर्च करते हैं कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स जैसे मटेरियल साइंस, मेटलर्जी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, या फिर ऑकल साइंस, एस्ट्रोलॉजी, या फिर आपका क्या कहते हैं सीए, इनकम टैक्स, इन सब में एट्थ हाउस एक्टिवेटेड होता है। अप एंड डाउन्स लाइफ के डिलेज ये सब बताता है, एंग्जाइटी ये भी एट्थ हाउस बताता है। फिर आपके जो आपके इन लॉज हैं उनके बारे में भी ये बताता है। ये आपकी हस्बैंड और वाइफ की वेल्थ के बारे में भी बताता है। फिर ये एट्थ हाउस जो है ये आपके, अगर आपने कहीं एफडी या शेयर मार्केट या कुछ भी ऐसा भी आपके पास कोई मनी है एक्यूमुलेटेड, तो वो ये सब भी बताता है। तो कहीं न कहीं ये इसको भी एक्टिवेट करता है। तो इनमें से कोई भी चीज़ अगर आपकी लाइफ में मौजूद है, एक्टिवेटेड है, आपकी लाइफ में हो रही है इसमें से 8 हाउस, तो उनके लिए, उन सब चीज़ों के लिए ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहेगा। आप उन सब एरियाज़ में प्रोग्रेस देखोगे। फिर ये 12th हाउस को 7वीं दृष्टि से देखेगा। तो 12th हाउस होता है बहुत सारी चीज़ों का, सिर्फ नेगेटिव चीज़ें ही नहीं होती, खर्चा ही सिर्फ नहीं होता है, फॉरेन ट्रैवल भी होता है। हॉस्पिटल, जो लोग हॉस्पिटल में काम करते हैं, जेल में काम करते हैं, उनके लिए भी अच्छा टाइम पीरियड हो जाएगा। फिर अगर आप कोई भी ऐसा फॉरेन से रिलेटेड को काम करते हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट फॉरेन का कुछ भी, या फॉरेन में ही काम करते हैं, ये टाइम पीरियड आपके लिए अच्छा होगा। खर्चे डेफिनेटली बढ़ेंगे, लेकिन शनि जो होता है उस चीज़ को डिले करता है, स्लो करता है। तो खर्चे अच्छे ऐसे होंगे कि थोड़ा सा डिले होके थोड़े कम खर्चे होंगे। स्पिरिचुअलिटी की बात करता है 12th हाउस, हो सकता है बहुत स्पिरिचुअल हो जाओ धीमे धीमे। फिर जो लोग भी ऐसी साइंस में डील करते हैं, जैसे फिजिक्स हो गई, फिजिक्स में भी एस्ट्रल वर्ल्ड, एस्ट्रोलॉजी जैसी चीज़ों पे रिसर्च करते हैं, वो सारी 12th हाउस बताता है। अगर आप इंजीनियरिंग के ऐसे सब्जेक्ट में हैं जहाँ पर आप ये एरोस्पेस की बात होती है, वो सब 12th हाउस में आता है। अगर आप एयर से रिलेटेड टू कोई भी ऐसी जॉब करते हैं, पायलट, एयरफोर्स, वो सब भी 12th हाउस बताता है, क्योंकि 12th हाउस इज स्पिरिचुअलिटी एंड हायर डायमेंशन। सो एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एस्ट्रोफिजिक्स, स्पिरिचुअलिटी, योगा, हॉस्पिटल का जो भी नर्स और वो सब लोग काम करते हैं, ये सब उसी में ही आता है। जैसे एक चीज़ मैं बहुत क्लियरली बताऊंगी कि 6th, 8th और 12th हाउस आर नॉट जस्ट बैड हाउसेज। ये हाउसेज अगर किसी की लाइफ में एक्टिवेटेड हैं, तो दैट मीन्स आपको किसी साइंस, किसी इंजीनियरिंग
या किसी स्पिरिचुअल फील्ड में होना ही चाहिए आपको। तो इस पे मैं एक अलग सेपरेट वीडियो एक दिन बनाऊँगी ताकि मैं एक्सप्लेन करूँ कि 6th, 8th एंड 12th हाउसेस आर नॉट द बैड हाउसेस एट ऑल। फिर आपका मरकरी बुध रेट्रोग्रेड है, वक्री है सिंह राशि में। सिंह राशि पड़ती है आपके 12वें घर में। बुध 12वें घर में डेबिलिटेटेड होता है, मतलब नीच का होता है। तो ये टाइम पीरियड आपके लिए, अगर बुध की महादशा अंतरदशा या प्रत्यंतर चल रहा है तो नहीं अच्छा है। और 16 सितंबर को 16 सितंबर को ये डायरेक्ट हो जाएगा, मतलब मार्गी हो जाएगा। तब चीज़ें फिर भी बेहतर हो जाएंगी, लेकिन जब तक कि ये वक्री रहेगा ये टाइम पीरियड आपके लिए और डिफिकल्ट हो जाएगा। अ, फिर सूर्य की बात करें, सूर्य अभी फिलहाल सिंह राशि में ही है और सिंह राशि में 12वें घर में है। तो सूर्य अपनी ही राशि में है तो इसलिए अच्छा है। और सूर्य के बारे में एक चीज़ मैं बोलूँगी कि सूर्य जहाँ पे भी बैठा होता है, वो घर अगर उसका है तो वो तो अच्छा करेगा ही करेगा, लेकिन जिस पे दृष्टि जाती है, जैसे छठे घर पे दृष्टि जा रही है, तो उसको भी एक्टिवेट करेगा, उसको भी वहाँ की भी चीज़ों को अच्छा फल देगा। पर प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पर शनि ऑलरेडी बैठा है, रेट्रोग्रेड है, तो शनि और सूर्य की जब आमने-सामने से दृष्टि बनेगी, तो वो टाइम पीरियड बहुत लोगों के लिए डिफ़िकल्ट भी हो सकता है, क्योंकि शनि और सूर्य की इतना ज़्यादा नहीं बनती है कि हो सकता है कि वो एक टफ टाइम पीरियड हो जाए। उसकी भी एक स्टोरी है कि क्यों सूर्य और शनि की आपस में एक एनिमिटी है, जिसकी वजह से हो सकता है वो टाइम पीरियड आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाए। तो वो टाइम पीरियड बहुत ही छोटा रहेगा, क्योंकि इसकी महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर चलेगी, तभी वो होगा आपकी लाइफ में, एल्स नहीं होगा। और क्योंकि सूर्य अपनी ही राशि में है तो वो अपना इफ़ेक्ट देगा, और शनि भी अपनी ही राशि में है तो वो भी अपनी राशि का इफ़ेक्ट देगा, लेकिन दोनों आपस में आमने-सामने देखेंगे तो थोड़े बहुत क्लैशेज़ हो सकते हैं। अ, हो सकता है किसी कारण से आपके अपने से बड़े लोगों के साथ, आपके फादरली इमेज वाले लोगों के साथ क्लैशेज़ हो सकते हैं, ये इस टाइम पीरियड में दिखता है। फिर उसके बाद बात करते हैं बृहस्पति की, जुपिटर की। वो है भरनी नक्षत्र में, जो है शुक्र का नक्षत्र, और फिलहाल वो मेष राशि में है। मेष राशि पड़ती है आपकी 8वें घर में, और बृहस्पति की राशि जो है मीन पाइसेस, वो पड़ती है 7th हाउस में, 7वें घर में। और जो सैजिटेरियस धनु राशि है वो पड़ती है आपके 4थे घर में। तो ये दोनों ही केंद्र के घर हैं, और 8वें घर में बृहस्पति बैठा है, तो ये बताता है ये टाइम पीरियड जब से बृहस्पति आया है आपके 8वें घर में, थोड़ा डिफ़िकल्ट रहा है, स्पेशली अपनी आपकी मदर के लिए और आपकी स्पाउस के लिए, आपके बिज़नेस के लिए, इनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट रहा है। बट क्योंकि अभी ये रेट्रोग्रेड हुआ है, तो रेट्रोग्रेड टाइम पीरियड आपके लिए अच्छा, थोड़ा-सा अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा। लेकिन जब ये बृहस्पति मीन राशि में नेक्स्ट ईयर जाएगा, तब से आपका टाइम पीरियड बहुत ही अच्छा हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं बात करती हूँ शुक्र की। शुक्र फिलहाल अश्लेषा नक्षत्र में है, कर्क राशि में। कर्क राशि पड़ती है आपके 11वें भाव में, और 4 सितंबर 4 सितंबर को ये डायरेक्ट हो रहा है, मतलब मार्गी हो रहा है। तो ये क्या करेगा? पहली बात तो शुक्र की राशि जो है, एक तो टॉरस साइन जो कि वृषभ राशि, वो 9वें भाव में आती है, और जो तुला राशि है लिब्रा, वो आती है दूसरे भाव में। दोनों ही भाव अच्छे हैं। तो ये कहीं न कहीं ये बताता है कि आपको आपके भाग्य की वजह से और आपके फैमिली परिवार की वजह से आप, हो सकता है कहीं ट्रैवल करो, हो सकता है आपकी वेल्थ इंक्रीज़ हो जाए, आप कहीं ट्रैवल करो, हो सकता है आपके बड़े भाई-बहन के साथ आपका रिलेशन बहुत अच्छा हो जाएगा इस टाइम पीरियड में, और आपके फादर के साथ भी आपका, आप बहुत देखोगे कि कहीं न कहीं आप ट्रैवल कर रहे हो, खुद के हार्ड वर्क के साथ आप ट्रैवल कर रहे हो कहीं पे, आपके फादर के साथ आपका रिलेशन अच्छा होगा, बॉन्ड अच्छा होगा, आप हायर एजुकेशन की तरफ भी जा सकते हो अपने हार्ड वर्क के थ्रू, अपने एफर्ट, अपने कम्युनिकेशन के थ्रू। और हो सकता है आपके सोशल सर्कल में भी आपका एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा हो जाए, आपकी बॉन्ड अच्छे हो जाए। तो ओवरऑल ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। अगर इसकी महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर होगा तो अच्छा ही इफ़ेक्ट होगा। फिर मंगल की बात करते हैं। मार्स की, वो वर्गो साइन में है, मतलब कन्या राशि में, जो आपके पहले घर में पड़ती है। तो मंगल कोई भी अगर बुध की राशि होती है उसमें थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है, वहाँ पर उसको थोड़ी-सी डिफ़िकल्टी होती है। तो यहाँ पर उसको थोड़ी-सी डिफ़िकल्टी होगी, और क्योंकि मंगल की खुद की मेष राशि 8वें घर में पड़ती है, और उसकी स्कॉर्पियो साइन वृश्चिक राशि पड़ती है आपके तीसरे भाव में। तो कहीं न कहीं ये दिखाता है कि
आपकी लाइफ में स्ट्रगल है, एंग्जाइटी है, अप एंड डाउन है इस टाइम पे अगर मंगल की महादशा अंतर्दशा चल रही होगी तो, और साथ में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क भी है। तो ये दोनों चीज़ें हैं कंबाइन होके आपके ऊपर, आप हो सकता है बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, प्रेशर और हार्ड वर्क से डील कर रहे हो इस टाइम पीरियड में। और क्योंकि 3 सितंबर को ये हस्ता नक्षत्र में चला जाएगा, जो चंद्रमा का नक्षत्र है, तो ये टाइम पीरियड आपकी मदर के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा। मदर के लिए डिफ़िकल्ट होने के साथ-साथ ये आपके लिए भी डिफ़िकल्ट हो सकता है, लेकिन उसके बाद 23 सितंबर को जब ये चित्रा नक्षत्र में जाएगा और ये खुद का ही मंगल का नक्षत्र है, तो हो सकता है आपको थोड़ा-सा रिलीफ़ मिले अचानक से, आपको ऑल ऑफ अ सडन थोड़ा-सा रिलीफ़ मिले और जो भी आप हार्ड वर्क कर रहे थे, उसका हार्ड वर्क या जो कुछ भी आप कर रहे होंगे लाइफ़ में जिसके लिए आप इतने ज़्यादा आपके मन में एंग्ज़ायटी हो रही है, स्ट्रगल आ रहे हैं और टफ़ सिचुएशन है, आप उसके लिए बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, वो हो सकता है थोड़ी-सी कम हो जाए, मतलब थोड़ी-सी कम हो जाए। तो ये मैं बोलूँगी। और फिर उसके बाद राहु केतु की बात करूँ तो राहु केतु पिछले 1.5 साल से राहु मेष राशि में ही है, जो आपके 8वें घर में पड़ती है, 8th हाउस में, एरीज़ साइन। और केतु जो है वो तुला राशि लिब्रा साइन में है, 2nd हाउस में। तो फिलहाल राहु केतु तो अक्टूबर में ट्रांज़िट करने वाले हैं और उनका ट्रांज़िशन जो होगा वो उससे पहले ही राहु केतु 1 डेढ़ महीने पहले ही थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट देने लगेंगे आगे की राशि का जो वो ट्रांज़िट करने वाले हैं। तो अभी इसका थोड़ा-सा इफ़ेक्ट कम हो गया है जिन राशियों में ये बैठे हैं। तो राहु केतु के नक्षत्र में है और केतु मंगल के नक्षत्र में है, तो मंगल जिस तरह से बिहेव कर रहा है, वैसे ही केतु अभी बिहेव करेगा और जैसा केतु बिहेव करेगा, वैसा ही राहु बिहेव करेगा। तो ओवरऑल आप ये मान के चलिए जो मैंने मंगल के लिए बोला, अगर मंगल की महादशा अंतर्दशा चल रही है या राहु या केतु की महादशा अंतर्दशा चल रही होगी प्रति अंतर्दशा, तो ये टाइम पीरियड थोड़ा डिफ़िकल्ट है, इसको आप जैसे है वैसे थोड़ा बहुत निकाल दीजिए। फिर उसके बाद जब अक्टूबर के बाद जब टाइम पीरियड अच्छा होगा, तो आपके साथ चीज़ें अपने आप सही हो जाएँगी जब राहु मीन राशि पाइसेस में जाएगा और केतु आपके पहले घर में जाएगा, तो चीज़ें बेटर होंगी क्योंकि ये मंगल की वजह से थोड़ा-सा ये डिफ़िकल्ट हो गया है। मंगल जैसे-जैसे आगे की राशियों में जाएगा, तो चीज़ें थोड़ी बेटर हो जाएँगी। तो अगर आपको ये मेरा जो भी मैंने अगर आपको ये मेरा विश्लेषण अच्छा लगा हो, जो भी मैंने वर्गो असेंडेंट के लिए दिया है सितंबर का, तो प्लीज़ मेरे चैनल को डीप एस्ट्रो यूनिवर्स को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा।